Assalamu alaikum, welcome back everyone. So let's continue our today's lecture. This is our third lecture of the web development series in which we cover the common tags, elements and attributes which we used in our web pages. So let's continue. So don't worry, हम उर्दू में ही लेक्चर करेंगे। हम एक फ़ाइल बना लेते हैं index.html के नाम से एंड इसके अंदर हम एमिट टूल का इस्तेमाल करते हुए या फिर एमिट एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हुए हम छोटा सा वाइल्ड प्लेट कोड जो हम हर वीडियो में बना रहे हैं बाय यूजिंग शॉर्टकट शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करेंगे एंड टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो कंप्लीट बेसिक वाइल्ड प्लेट कोड आ गया। एंड इसके अंदर हम आज टाइटल जो है इसका चेंज कर लेते हैं एंड इसके अंदर हम लिखते हैं heading and paragraph list image. So inshallah these tags we will cover today. So heading हमारे पेज के अंदर आपको कहीं पर नज़र आती होंगी, हेडिंग्स नज़र आती होंगी, सब हेडिंग्स नज़र आती होंगी, पैराग्राफ नज़र आते होंगे, लिस्ट नज़र आती होंगी या लिंक्स नज़र आती होंगी। ओके, सो हेडिंग के जो हमारे पास टैग्स हैं वो हैं H1 से लेकर H6 तक। जिस तरह अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हेडिंग 1 एंड इसके बाद अच्छा, अब यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, उनको आपने लिखते जाना है, साथ में नोट कर लेना है कौन कौन सी शॉर्टकट्स हम यूज़ कर रहे हैं। लाइक अब यहाँ पर शिफ्ट आल्ट एंड डाउन एरो की मैं प्रेस कर रहा हूँ तो जिस लाइन पर मेरी कर्सर अभी एक्टिव है तो वो लाइन उसका डुप्लीकेट आ जाएगा नीचे। ओके, सो अभी यहाँ पर जो H1 है इसको मैं कर देता हूँ H2 एंड देन H3। अब देखिए मैं H3 सिर्फ इस टैग पर कर रहा हूँ एंड यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो ये किसके ज़रिए हो रहा है, हो सकता है आपको याद हो अगर आप मेरी लिस्ट जो है वेब प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ऑटो रीनेम टैग के नाम से एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करी थी। अगर वो आप लोगों ने इंस्टॉल की है तो आपके पास भी सेम यही बिहेवियर आ रहा होगा। ओके, सो H2, H3 एंड देन H4, H5, H6 और अब मैं इनको एडिट कर लेता हूँ H4, H5, H6, कंट्रोल S। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको जो है सिंटेक्स यहाँ पर लिख देता हूँ कि अब ये जो हमने टैग इस तरह लिखा इसको बोलते हैं, अब यहाँ पर हमने टैग नेम कोई भी हो, अब ये जो टैग है इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जो टैग नेम लिखा ये हमारा ओपनिंग टैग। अब याद रखेंगे कोई भी टैग अगर ओपन होता है तो लाजमी बात है वो क्लोज भी होगा। ठीक है, तो क्लोज करने के लिए क्या होता है, एंगल ब्रैकेट स्टार्स देन फॉरवर्ड स्लैश देन एंगल ब्रैकेट क्लोज एंड जो भी आपका टैग नेम होगा वो आप यहाँ लिखेंगे। सो इसको क्या कहेंगे हम, क्लोजिंग टैग कहेंगे। सो ये जो है हमारा एक बेसिक सिंटेक्स है टैग को लिखने का। ओके, सो अभी आपके जहन में याद रहना चाहिए कि टैग किस तरह लिखते हैं। अब एंगल ब्रैकेट स्टार्ट होते ही इसके बाद जो पहला वर्ड होता है हमारा ये क्या होता है, टैग नेम होता है। अगर यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, अब ये जो टैग नेम है, अब जिस तरह H1, H2, H3, अब ये सारे क्या हैं, टैग्स हैं। तो आफ्टर स्टार्टिंग angle bracket the first letter or word is our tag name. ओके, सो टैग हमें पता चल गया कि किसको कहते हैं। एंगल ब्रैकेट्स को स्टार्ट करते ही
जो भी हमारा फर्स्ट लेटर या फिर फर्स्ट वर्ड अगर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं टैग नेम। अब इसमें ये H1 टैग है, ठीक है। अब इनके जो डिफरेंस है वो ये है कि H1 हमारी सबसे ज़्यादा बोल्ड एंड उसको फॉन्ट साइज जो है वो भी सबसे ज़्यादा होगा। अब इसको हम देख लेते हैं, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। देखिए हेडिंग 1, अब इसका साइज सबसे ज़्यादा है। दैन फिर सब हेडिंग, एंड यहाँ पर भी मैं जो है इस तरह लिख देता हूँ हेडिंग 2 एंड देन हेडिंग 3 एंड उसके बाद 4 for you are 4 and then 5 and then 6। अब आपके जहन में ये रहना चाहिए, आपको याद होना चाहिए कि हेडिंग के कितने टैग्स हैं, 6 टैग्स हैं, ओके। एंड इन सब का आपस में क्या डिफरेंस होता है कि जो H1 होता है हमारा वो सबसे ज़्यादा बोल्ड होता है, फिर उसके बाद इस तरह जो है टॉप टू बॉटम उनकी साइज़ और जो उसकी स्ट्रेंथ है, थिकनेस है, वो कम होती जाती है, ओके। और दूसरी बात, अगर हम SEO पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पेज के अंदर हमेशा हेडिंग 1 एक दफ़ा यूज़ होगी, ओके। इसके बाद हेडिंग 2 होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक पेज के अंदर आप मल्टीपल टाइम जो है हेडिंग 1 का इस्तेमाल करें, यानी H1 टैग का इस्तेमाल करें। इससे हमारी SEO जो है वो खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि गूगल हमारे पेज को विजिट करेगा कि जब क्रॉल करेगा तो वो हमारी हेडिंग को जो है क्रॉल करता है। अगर इसमें मल्टीपल हेडिंग्स होंगी तो गूगल को पता नहीं चलेगा कि इस पेज का जो मेन सेक्शन है, मेन टाइटल है, वो क्या है। और इसको हमेशा कोशिश करनी है कि हेडिंग 1 ही यूज़ करनी है, यानी H1 टैग यूज़ करना है एक पेज के अंदर, मल्टीपल टाइम H1 यूज़ नहीं करना, ओके। सो इसके बाद हम देख लेते हैं पैराग्राफ टैग को। सो पैराग्राफ टैग एंड P लिखा हमने, जैसे P लिखेंगे तो हमें VS कोड की तरफ से सजेशन आ जाती है। अब देखिए ये सजेशन भी हमें कौन दे रहा है, ये एमिट एब्रिविएशन दे रहा है, एमिट टूल के थ्रू आ रहा है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट VS कोड के अंदर है। इसकी वजह से हमें सजेशंस आ रहे हैं। हमने P टैब प्रेस करें या एंटर प्रेस करें। अब इसके अंदर हम कुछ डमी टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं। अब डमी टेक्स्ट हम ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ लिखने बैठ जाएंगे, जिस तरह अगर ऐसे हम रैंडमली की प्रेस करते रहेंगे तो इन वर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं है, कोई कंप्लीट वर्ड्स नहीं है। और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लॉरेम इस्तेमाल करेंगे। अब मैं लॉरेम लिख कर टैब प्रेस करूँगा तो कंप्लीट एक पैराग्राफ आ जाएगा मेरे पास, यानी डमी टेक्स्ट आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पर एक और P टैग ले लूँ, मैं यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि आई नीड ओनली 10 वर्ड्स, तो लॉरेम लिख के एंड देन आप 10 लिखेंगे एंड आपने अब यहाँ पर देखें सजेशन के अंदर आपको उसने आउटपुट दे दिया कि जब आप इसको प्रेस करेंगे टैब तो आपके पास ये वर्ड्स आएंगे, ये 10 वर्ड्स आएंगे, आप उसको काउंट कर सकते हैं। तो जैसे हमने टैब प्रेस किया तो हमारे पास क्या हो गया, 10 वर्ड्स आ गए, ओके। सो ये है हमारा P टैग, पैराग्राफ टैग। अब इस पैराग्राफ टैग के अंदर कुछ और चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं। अगर ये जो लॉरेम फर्स्ट वाले ये 2 लेटर है, मैं चाहता हूँ ये बोल्ड हो जाए, ओके। सो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, बोल्ड, यानी सीधा सीधा हमारा P टैग यूज़ करूँगा और इस टैग के अंदर इस टेक्स्ट को लिख दूँगा और बाकी टेक्स्ट वैसे ही रहेगा, ओके। कंट्रोल S। अब देखिए ये फर्स्ट वाला जो है बोल्ड हो गया। अगर यही सेम इफेक्ट मैं लाना चाह रहा हूँ इस लास्ट वाले इस वर्ड से, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग का, एंड हमारा जो ये टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ इसके अंदर। अब देखिए ये भी बोल्ड हो गया। तो हैरानी की बात यह है कि
अगर दोनों एक चीज़ काम कर रहे हैं यानी दोनों ही बोल्ड कर रहे हैं तो अलग अलग क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बी टैग यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब ये जब CSS इतनी ज़्यादा नहीं थी तो उस टाइम HTML के अंदर ही हम स्टाइलिंग कर सकते थे, तो ये पुराने टैग्स हैं। बट अब ये जो स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि ये जो पैराग्राफ है कंप्लीट, आप इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है जो हमें बोल्ड नज़र आ रही है। अगर कुछ इम्पोर्टेंस ही आप दिखाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो है वो स्ट्रॉन्ग टैग का इस्तेमाल करेंगे बजाय बी टैग का। अब ये चीज़ें ये हम CSS के थ्रू कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनका कोई मतलब नहीं बनता। ओके, सो इसके बाद स्पैन टैग है, एंड स्पैन के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं लाइक हेड, हेडिंग, ट्री। ओके, और वैसे इसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा जब मैं हम इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट पढ़ेंगे। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये टैग नेम तो हमने पढ़ लिया, अब एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ज़रा एट्रीब्यूट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। एट्रीब्यूट्स, ओके, सो मैं यहाँ पर इसकी छोटी सी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। टेक्स्ट, letter or words written after tag name is called attributes, and attributes of tag, and every attributes must have some value or मस्ट हैव सम वैल्यू फॉर नाउ। अभी आप ये याद रख लें कि एट्रीब्यूट का नाम होगा और एंड उसकी वैल्यू होगी। कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे जो डायरेक्टली अपने आप वैल्यू उसकी हम लिखें या ना लिखें वो खुद ब खुद बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू गेट कर लेता है ब्राउज़र। जिस तरह अगर किसी इनपुट हमारे पास जब हम इनपुट यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग यूज़ करेंगे, तो उसके अंदर अगर हम लिखते हैं रीड ओनली, तो और इसकी कोई भी हम वैल्यू ना दें तो ये भी जो है कंसीडर किया जाएगा। बट फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। एंड उसके बाद होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स। ग्लोबल एट्रीब्यूट, ग्लोबल एट्रीब्यूट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, लाइक क्लास, आईडी, स्टाइल, टाइटल। अब इनको ग्लोबल इसलिए कहते हैं कि ये आप किसी भी टैग के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, पी टैग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हेडिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइटल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टाइटल बेसिकली हम टूल टिप के लिए यूज़ करते हैं, जो कि उस टैग के ऊपर माउस को लेकर जाएंगे, हॉवर करेंगे तो हमें जो भी मैसेज होगा उस टूल टिप के अंदर वो मिल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ दिस इज़ योर टूल टिप, कंट्रोल एस, एंड अब देखिए ये एट्रीब्यूट है एंड इसकी ये वैल्यू है और ये हमारा ग्लोबल एट्रीब्यूट है। ओके, सो अब मैं जैसे ही इस पैराग्राफ के ऊपर हवर करूँगा तो ये देखें एक टूल टिप हमें नज़र आ रही है, कि मैसेज छोटा सा नज़र आ रहा है। ओके, तो सेम इस तरह स्टाइल होगा। अब स्टाइल से इसके लिए यूज़ होता है। तो ये जब हम चलिए स्टाइल को पढ़ लेते हैं। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर हम क्या करते हैं, CSS की प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सब फिलहाल यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर की एक प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ एंड इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ रेड, एंड कलर इसका मैं कर लेता हूँ वाइट, यानी टेक्स्ट का कलर। ओके, तो ये हमारा क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट है। सो पी टैग हो गया हमारा एंड हेडिंग हो गया, और उसके बाद हमारा होगा एंकर टैग, लिंक टैग,
सो लिंक और एंकर टैग। ओके, अब एक और चीज़ आप देखें कि ये जो मैं लिख रहा हूँ इन ब्रैकेट्स के अंदर, इन सिंबल्स के अंदर, ये वाली, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखेंगे तो वो आपका कमेंट कहलाएगा, यानी वो यहाँ पर आपको ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ पर वो कमेंट हो जाएगा। उसके अंदर आप कोई भी मैसेज दे सकते हैं। अब ये इसलिए होता है कि आप अपने प्रोग्राम में आसानी लाते हैं, क्लीन कोड लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप जो है किसी हेडर बना रहे हैं, अगर नेव बार बना रहे हैं, एंड फिर आप किस तरह लिखेंगे, नेव बार स्टार्टेड, एंड उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे नेव बार क्लोज्ड। ओके, तो इसके अंदर हमें अब ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि इसके अंदर जितना भी काम होगा वो सारा नेव बार से रिलेटेड होगा। तो ये कमेंट हमें हेल्प करेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा काम जो है नेव बार के थ्रू, यानी नेव बार से रिलेटेड हमारा सारा काम होगा। ओके, सो लिंक टैग क्या होता है कि हम किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो किसी न किसी दूसरे पेज के ऊपर फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब ये जो एच रेफ है ये इसका मैंडेटरी टैग है, इसके बगैर ये एंकर टैग कोई काम नहीं करता है। ओके, सो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू आवर साइट और गो टू आवर साइट, गो टू आवर साइट, कंट्रोल एस। मैंने यहाँ पर लिखा तो ये देखें ये गो टू आवर साइट आ गया और इसके नीचे एक लिंक यानी लाइन आ गई जो कि डिस्प्ले कर रही है कि ये कोई लिंक टैग है, और इसका कलर भी जो है वो लिंक टाइप बन गया है। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई हमने एड्रेस यूज़ नहीं की है, ये क्लिक करके ही कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी वेबसाइट का लिंक दे देते हैं devsim.com। ओके, सो अब अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हम मूव हो जाएंगे हमारी वेबसाइट के ऊपर। ये देखिए टेस्टिंग के अंदर आ गए। अब इस चीज़ को हम जो है ब्राउज़र के अंदर टेस्ट करते हैं। इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये देखिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे क्लिक करूँगा तो इसी टैब के ऊपर, ये वाली जो टैब है हमारी, ये जो ओपन टैब है इसको बोलते हैं टैब, ये जो नज़र आ रही है, इस प्लस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये न्यू टैब ओपन हो गई है। ओके, सो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसी टैब के अंदर हमारी वेबसाइट ओपन होगी, बट आई डोंट वांट लाइक दैट। मैं ऐसा चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँ तो जो एड्रेस इसके अंदर लगी हुई है वो नेक्स्ट टैब पर आ जाए ऐसे, यानी कि एक ऐसे टैब खुले और यहाँ पर devsim.com लिख के आ जाए। ओके, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट पास करेंगे दैट इज टारगेट, और जिसकी वैल्यू होगी हमारी टारगेट, और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी _blank। अभी अगर मैं इस गो टू अवर साइट पर क्लिक करता हूँ, अच्छा एक मिनट, अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रीलोड करना पड़ेगा। अब मैंने रीलोड किया, अब मैं क्लिक करता हूँ। ओके, सो अभी हमारा ये नेक्स्ट टैब के ऊपर ओपन हो गया है। ओके, सो ये हमारा हो गया एंकर टैग, एंड देन इसके बाद मैं इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ एंड यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट के बारे में, लिस्ट के बारे में। सो लिस्ट जो है हमारी दो किस्म की होती है, जिसमें एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड वो होती हैं जिसकी सीक्वेंस होती है कि पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा, तीसरे नंबर पे ये होगा।
बट जो हमारी अनऑर्डर्ड होती है उसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होती। इस तरह बुलेट पॉइंट्स हो गई या स्क्वायर पॉइंट्स हो गई, सर्कल पॉइंट्स, वो होती है अनऑर्डर्ड। हम अनऑर्डर्ड खासकर ये जो हम अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है ये यूज़ करते हैं हम नए बार बनाने के लिए, उसके लिस्ट आइटम्स बनाने के लिए, नए आइटम्स बनाने के लिए। अब यूएल मैंने लिखा और सजेशन के अंदर मुझे यूएल आ रहा है एब्रिविएशन की हेल्प से, एंड मैं यहाँ पर टैब प्रेस करता हूँ एंड इसके अंदर मैं LI लिखता हूँ एंड LI के बाद मैं अगर स्टार प्रेस करूँ एंड 3 प्रेस करूँ तो ये एक शॉर्टकट था 3 LI को लिखने का एक साथ। और अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ होम एंड अबाउट, इसके बाद कॉन्टैक्ट। ओके, सो ये हमारा जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अब इसका अगर हम आउटपुट देखें कंट्रोल शिफ्ट P, तो ये देखिए ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसलिए सर्किल्स में आ गई, बुलेट पॉइंट्स में आ गई। बट अगर मैं आपको सेम चीज़ को कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पर लिखता हूँ UL के बजाय लिखता हूँ OL, यानी ऑर्डर लिस्ट। अब यहाँ पर देखें क्या हो गया, होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट। अब इनके सामने नंबर आ गया। ओके, तो ये थी हमारी लिस्ट एंड इसके बाद हम देखेंगे इमेज टैग को। इमेज टैग, सो इमेजेस के बारे में हमें ध्यान रखना होता है और ये ध्यान रखना होता है कि इमेजेस हमें जब भी वेबसाइट्स के ऊपर लगानी है तो हमारी अपनी होनी चाहिए, नहीं तो इमेजेस पे हमें कॉपीराइट आ सकता है। ओके, सो इमेज के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो इमेज है हमारा ये सेल्फ क्लोज टैग है। इमेज लिख के / एंड देन ब्रैकेट क्लोज, ये क्या है, सेल्फ क्लोज टैग है। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं, इस तरह के टैग को कहते हैं सेल्फ क्लोज्ड टैग। ओके, सो इसके अंदर नेसेसरी, एसेंशियल, मैंडेटरी एट्रीब्यूट्स जो होती हैं वो होती हैं सोर्स, एंड इस सोर्स के अंदर हमें उस फाइल का, उस इमेज का या तो ऑनलाइन लिंक दे दें जहाँ पर भी आपने इमेज होस्ट करवाई हुई है किसी सर्वर के ऊपर, किसी लिंक के ऊपर, या फिर आप लोकल होस्ट के अंदर अपने लोकल सिस्टम का फाइल पाथ दे दें जहाँ पर आपकी इमेज पड़ी हुई है। तो मेरी जो इमेज है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर कॉपी करके रखी है लेक्चर 3 के फोल्डर के अंदर। तो आप भी इस तरह उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर कॉपी कर लें एंड देन आप यहाँ पर जो है डॉट लिखकर / लिखेंगे तो आपको सजेशन में आपकी इमेज की फाइल का नेम आ जाएगा एंड यहाँ पर आपने एंटर करना है तो आपकी इमेज जो है वो डिस्प्ले हो गई है। एंड दूसरा इसका जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है आल्ट, जिसके अंदर हम इस इमेज की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। ये आल्ट बहुत ज़रूरी होता है, इसकी प्रैक्टिस रखें, आपने आल्ट ज़रूर यूज़ करना है हर इमेज के साथ। जब भी आपने इमेज यूज़ करना है तो इस आल्ट को आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम प्रोडक्शन में होते हैं तो ये रिएक्ट पर आगे हम काम करेंगे जब उसको डिप्लाई करते हैं सर्वर इसका एरर देता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी वजह से ये इमेज लोड नहीं हुई तो उसकी जगह हमें आल्ट टैग यूज़ करना पड़ता है जो एज अ डिस्क्रिप्शन होता है। ओके, सो अगर मैं अब देखिए ये मैंने इमेज का यहाँ से पाथ रिमूव कर दिया तो यहाँ पर वो टेक्स्ट आ गया, तो इससे सर्वर जो है वो एरर नहीं देगा। जब तक इमेज डिस्प्ले हो जाए तब तक आपका नाम यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले रहेगा। ओके, अब आपकी क्या हो गया, इमेज होगी, इसकी हम विड्थ एंड हाइट यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे तो ये काम हम CSS के थ्रू करेंगे तो इसलिए जो है हम यहाँ पर इतना ज़्यादा काम इसके ऊपर नहीं करेंगे। ओके, सो ये था हमारा इमेज टैग और इसके साथ साथ हमारा पिक्चर टैग भी होता है। हमारे पास एक पिक्चर टैग होता है
PICTUR पिक्चर टैग। एंड इसके अंदर हमारे पास होता है एक सोर्स का टैग। एंड इस सोर्स के अंदर हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं और यहाँ पर हमारे पास मीडिया एट्रीब्यूट होती है जिसके अंदर हम विड्थ डिफाइन करते हैं, मिनिमम विड्थ। लाइक अगर यहाँ पर मैंने कर दी 650 पिक्सल एंड इसके बाद मैंने यूज़ किया सोर्स सेट। तो अब ये हमारा जो है मुख्तलिफ स्क्रीन पर मल्टीपल पिक्चर्स को डिस्प्ले करवा रहे हैं कि इस स्क्रीन पर ये पिक्चर होनी चाहिए, यहाँ से लेकर इस स्क्रीन पर, यानी उस विड्थ पर, उस स्क्रीन का मतलब उस विड्थ पर। अब 650 पिक्सल तक हमारी ये रहनी चाहिए, उसके बाद 450 पिक्सल तक ये वाली इमेज रहनी चाहिए। और अगर स्क्रीन दोनों से अप डाउन है तो हमारी एक डिफ़ॉल्ट जो इमेज है वो डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं कोई एक जो है इमेज रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाली रख दी, कंट्रोल एस किया और फॉर द टाइम मैं इसको जो है कमेंट कर देता हूँ। ओके, और सेम मैं इस सोर्स की एक कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर इसको किया पेस्ट। अब यहाँ पर ये जो इसकी मिनिमम विड्थ है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। इसका सिंटेक्स मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, आई थिंक इसको हमने लिखना है बल्कि ब्रैकेट के अंदर मिन विड्थ WIDTH, इसके बाद देना है इसको कॉलन। ओके, सो सेम यहाँ पर भी कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर देते हैं 450 पिक्सल। एंड यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो चेंज कर देते हैं, ./ लिखा एंड ये वाली इमेज यहाँ पर ऐड कर दी, कंट्रोल एस किया। और अब दूसरी हमारी यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट इमेज। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं करता हूँ यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल एस। तो देखिए ये हमारी डिफ़ॉल्ट इमेज जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। फिर भी हम इसको जो है हमारे ब्राउज़र के अंदर सही तरह टेस्ट करते हैं। ओके, सो इसको मैं रीलोड करता हूँ पहले। अब ये वाली पिक्चर हमें नज़र आ रही है। ओके, तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करता हूँ तो मैं डेवलपर टूल में आ गया और यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ओके, सो ये डायमेंशंस यहाँ पर नज़र आनी चाहिए और इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ रिस्पॉन्सिव के ऊपर। तो अभी देखा आपने इमेज जो है वो चेंज हो गई। अब ये 307 पिक्सल है। तो हमारे कोड के अंदर क्या है, ये जो हमारा कोड है इसके अंदर हमने पिक्चर टैब के अंदर जाकर देखें, टैग के अंदर तो ये जो मिन विड्थ हमने 650 डिफाइन किया तो उस पर हम ये पिक्चर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ओके, और 450 पर हम ये वाली पिक्चर जो है हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो अब मैं इसकी इमेज साइज थोड़ी सी जो है विड्थ जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ 450। ओके, सो हमारी दूसरी है 650। ओके, सो 650 से नीचे हम जैसे ही जाएंगे तो हमारी ये वाली इमेज आ जाएगी। एंड इसके बाद 450 से नीचे अगर हम जाएंगे तो हमारी ये वाली इमेज आ जाएगी। ओके, सो ये आप टेस्ट करके देख लेना, आपको सही तरह क्लियर हो जाएगा। और इन इमेजेस के जो है नाम जो है वो डिफाइन कर लेना, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। जब हम अब देखें जब तक ये विड्थ 450 से नीचे है तो ये इमेज रहेगी और क्योंकि ये मिनिमम विड्थ हमने डिफाइन की हुई है। ओके, तो ये हमारी जो काम है, ये जो काम हमारे मीडिया क्वेरीज में हो जाते हैं। जब हम CSS के अंदर मीडिया क्वेरीज यूज़ करेंगे तो मल्टीपल स्क्रीन पर हम किसी साइज़ के ऊपर कौन सी पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं और किस स्क्रीन की विड्थ के ऊपर कौन सी पिक्चर दिखाना चाह रहे हैं। ओके, सो पिक्चर टैग हो गया हमारा।
ओके, सो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।